नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो अगले घंटे में देखेंगे हम कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तरकाशी में जो 41 फंसे हुए मजदूरों को बचाने का अभियान चल रहा है, किसी भी वक्त उसमें अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि ये अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि राजस्थान में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घबरा गए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो क्या है अशोक गहलोत के मन में, क्या है मुश्किलें, करेंगे इस पर चर्चा। और इसके बाद बात होगी कि कर्नाटक में जो जाति गणना की रिपोर्ट को लेकर बात हो रही थी कि सार्वजनिक करें या ना करें, कांग्रेस के अंदर इसको लेकर भारी अंतर्विरोध है। राहुल गांधी समर्थन में है, लेकिन वहां कर्नाटक कांग्रेस में विरोध है। पता यह चल रहा है कि वो रिपोर्ट ही गायब है। वो रिपोर्ट गायब हुई या करवाई गई, करेंगे इस पर चर्चा। और रिपोर्टर की डायरी के आज के पन्ने तो होंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सेलक्यारा सुरंग में फंसे हुए श्रमवीरों को बचाने के लिए अंतिम चरण में पहुंचा बचाव अभियान। एनडीआरएफ के डीजी का बयान, अगर दिन खत्म होने तक सुरंग में कोई बाधा नहीं आई तो आज ही अभियान में मिल जाएगी सफलता। सुरंग में फंसे हुए श्रमवीरों के बारे में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से मुख्यमंत्री धामी से की बात। धामी समेत केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर ही हैं मौजूद, और डीडी न्यूज भी आपको दे रहा है हर पल की सटीक जानकारी। डीप फेक पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की मजबूती के लिए जल्द ही बनाए जाएंगे नियम। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने झोंक दी है पूरी ताकत। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कांग्रेस के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। पीएम मोदी के आज मथुरा दौरे से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर। संत मीराबाई जन्मोत्सव में होंगे पीएम शामिल। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण की ओरिजिनल रिपोर्ट गायब होने की खबर। सिद्धारमैया सरकार पर 2018 की जाति गणना रिपोर्ट जारी करने के दबाव और रिपोर्ट पर राज्य कांग्रेस में मतभेद के बीच आई है यह खबर। इजरायल और हमास के बीच कल से पहले शुरू नहीं होगा संघर्ष विराम। समझौते के तहत 50 बंधकों को छोड़ने का काम। इजरायल और अमेरिका ने दी जानकारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज विशाखापत्तनम में। सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं भारतीय टीम की कप्तानी। ये थी इस वक्त तक की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। और उसके बाद हेडलाइंस के बाद अब बारी सबसे पहली खबर की। और पहली खबर उम्मीद की खबर। और ये उम्मीद की खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान में आज मिल सकती है अच्छी खबर, क्योंकि बचाव दल का मजदूरों से संपर्क कायम हो चुका है। यह अच्छी खबर है कि बचाव दल का मजदूरों से संपर्क कायम हो चुका है। तो फंसे हुए श्रमवीरों को बचाने के लिए अंतिम चरण में पहुंच गया है यह बचाव अभियान, और मजदूरों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने जानकारी दी, अगर दिन खत्म होने तक सुरंग में कोई बाधा नहीं आई तो आज ही अभियान में मिल जाएगी सफलता। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 और पाइप जाने के अनुमान है। अगर दिन खत्म होने तक कोई चीज बीच में नहीं आती है तो आज इस अभियान में सफलता मिल जाएगी। एनडीआरएफ डीजी और उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि बचाव कार्य के बाद ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। सभी को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं, उत्तरकाशी के एसपी ने यह बात बताई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से मुख्यमंत्री धामी से बात की। धामी समेत केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और तमाम बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर मौके पर ही मौजूद हैं। तो सीएम ने पीएम को जानकारी दी कि ऑगर मशीन के जरिए 45 मीटर पाइपलाइन तो बिछाई जा चुकी है,
और बचाव अपने अंतिम चरण में आ चुका है। कुछ बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है, सीएम धामी ने जानकारी दी। और ग्राउंड जीरो पर आपके अपने डीडी न्यूज की टीम भी मौजूद है और लगातार आपको पल पल सटीक जानकारी पहुंचा रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि बचाव अभियान अंतिम चरण में है और मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधा के सभी इंतजाम भी कर लिए गए हैं। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। जुड़ते हैं अपने संवाददाता ओपी यादव से, जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं लगातार कई दिनों से। ओपी, जिस तरह से एनडीआरएफ डीजी ने कहा कि अगर बीच में कोई चीज नहीं आई तो आज ये अभियान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, अभी तक की क्या खबर है? किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? क्या अभी ये अच्छा समाचार है कि बीच में कोई चीज अभी तक नहीं आई है? जी लालचंद जी, ये जब से टनल का हादसा हुआ तब से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर मॉनिटरिंग किए हुए हैं और राज्य के मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री लगातार कई बार संवाद कर चुके। तो निश्चित तौर पर न केवल प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर संवेदनशील है, बल्कि सभी एजेंसियां, राज्य की हो या केंद्र को, सभी को इस काम में लगा रखा और सब अपनी अपनी भूमिका निभाकर इस अभियान को त्वरित गति से पूरा करने के लिए प्रेरित हो रही है। और यही वजह कि अभी अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसी बाधाएं आ जाती है क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका है, जो सुरंग है, इसमें कई तरह के जो ऐसे ऑप्शंस हैं जो इसको बाधा बना देते हैं। कल अगर 5 बजे की बात की मैं बात करूं, क्योंकि दिन भर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट था, 45 मीटर तक की ये ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन अचानक हुआ है कि जब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी अमेरिकन ऑगर मशीन से, तो वहां पर जब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सुरंग बनाने का काम चल रहा था, उस दौरान कई सारी मशीनें और हैवी लोडेड मशीनों के उपकरण और साथ ही साथ रोड और कई सारे ऐसे जो स्टोन्स और अन्य चीजें थी जिनको काटना या हटाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो जब ये ड्रिलिंग की जा रही थी उस दौरान आयरन के बड़े बड़े रोड वहां आ जाने की वजह से उसमें जो कटर थे उनमें कई क्रैकिंग आ गई और ये काम रोकना पड़ा और तब से लगातार पूरी रात इसमें जो इंजीनियर हैं वो इसमें लगे रहे। बाद में रात को देर रात तक इसमें 7 एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई जो दिल्ली और दूसरी जगह से आई और उन्होंने इस मशीन को सुबह असेंबल किया और 11 बजे इस मशीन ने फिर से काम करना शुरू किया। लालचंद्र जी, दिन भर में ये मशीन 1.6 मीटर तक ड्रिलिंग कर चुकी है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि इस मशीन की क्षमता 5 से 6 मीटर प्रति घंटे की होती है, क्योंकि ये बहुत हाई पावर कैपेसिटी की मशीन है और अंतर्राष्ट्रीय तकनीक पर बनी हुई मशीन है और इसकी कैपेसिटी के साथ साथ इसका हॉर्स पावर भी 1570 हॉर्स पावर होता है, तो बहुत तेजी से काम करती है। लेकिन ये जो टनल है इसमें कई तरह के मामलों को संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखते हुए ड्रिलिंग करनी होती है, क्योंकि अगर तेज गति से ड्रिलिंग करेंगे तो कहीं न कहीं कंपन होगा और कंपन होने से मलबा धंसने की संभावनाएं बनी रहती है। साथ ही साथ इसके जो संचालन करने के लिए जो ईंधन है वो डीजल का उपयोग किया जाता है, तो उसकी भी धुआं बनने से जो कार्मिक हैं, एम्प्लॉईज हैं, जो वहां पर इंजीनियर हैं, जो अन्य हेल्पिंग हैंड है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो श्वास लेने में, तो उसको ध्यान में रखकर भी ड्रिलिंग की जाती है। लेकिन इन सभी बचावों के मद्देनजर इसकी स्पीड 1.6 जो चल रही है बहुत ही बेहतर मानी जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो इंजीनियर हैं जो यहाँ कई देशों से आए हुए हैं, नॉर्वे, थाईलैंड, यूएस और लंदन जैसे, उन सब का कहना है कि ये जो गति है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के ये हिमालयन पहाड़ है, इन पहाड़ों में बहुत ही लचीलापन और नाजुकता रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये ड्रिलिंग का जो स्पीड है बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने भी अपने कई सालों के जो अनुभव उनके आधार पर इस चीज को गति को धीरे सही लेकिन ये त्वरित कार्रवाई से आगे बढ़ेगी और ये संजाम तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओपी, जो आप ड्रिलिंग स्पीड बता रहे हैं, अगर उसी स्पीड से ड्रिलिंग होती रही, ठीक, और बीच में कोई बाधा ना आए, तो कब तक उम्मीद करें कि मजदूरों तक पाइप पहुंच जाएगी?
जी, ये पूरी जो टनल में जो मलबा धंसा हुआ है ये तकरीबन 55 से 60 मीटर का आकलन लगाया जा रहा है। इसमें 46.6 मीटर तक अभी जा चुकी है और जो 800 mm के जो पाइप है ना वो 6 मीटर का एक पाइप होता है। तो अभी संभावना है कि इसमें 2 पाइप और लगने हैं और 2 पाइप जब तक लगेंगे तो हम जो मजदूर हमारे फंसे हुए हैं वहां तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर इसमें किसी तरह की बाधा नहीं भी आती है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 घंटे के हिसाब से मशीन की गति है तो 12 घंटे के हिसाब से चल रही है, सुबह 11 बजे से चल रही है, 1.6 हो चुका है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब कार्य अंतिम चरण में होता है तो फास्ट गति होती है, क्योंकि शुरू में कई तकनीकी खामियां होती है लेकिन धीरे धीरे अनुभव से सीख लिया जाता है तो इंजीनियर्स की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और मशीन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो अभी 1 घंटा इसकी स्पीड हो सकता है 2 घंटा बढ़ जाए, 2.5 घंटा भी बढ़ जाए। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि अगर किसी तरह की बाधा नहीं आती है तो आज देर शाम तक इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। लालचंद जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 41 मजदूर हैं इनकी जान की कीमत बहुत महत्वपूर्ण समझी जा रही है, जोखिम नहीं लिया जा रहा। इसी वजह से न केवल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनरी और इक्विपमेंट्स के साथ साथ जिस चीज की भी जरूरत है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है, क्योंकि काम को बड़ी संवेदनशीलता से हमें पूरा करना है। ये बहुत ही ऑपरेशन जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जिसको अंजाम तक पहुंचाना है। जी ओपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जानकारी ले रहे हैं। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपकी इनमें से किन्हीं से बात हो पाई है, मुख्यमंत्री से, जनरल वीके सिंह जी से, कि किस तरह से इस अभियान को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश हो रही है? जी, हमारी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री से इस विषय पर संवाद हुआ। इसके अलावा पिछली बार जनरल वीके सिंह जी आए थे, उस वक्त उनसे हमारी बात हुई थी। आज हमारी बात उनसे नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग सचिव अनुराग जैन साहब से हमारी बात हुई। सबका एक स्वर में कहना था कि हमारा पहला लक्ष्य है हमारी जो 41 जानें हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना, दूसरा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करना। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी और इसी मुद्दे को लेकर वो अपनी न केवल संवेदनशीलता बनाए हुए हैं बल्कि अलग अलग एंगल से जो केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाह के बाद इन्होंने 6 अलग अलग पॉइंट्स पे काम शुरू किया। वो काम इसीलिए किया गया था कि हम काम त्वरित गति से करें और किसी एक जगह अगर बाधा भी आ जाती है तो दूसरा काम सुचारू रहे। तो इसमें हम उम्मीद यह कर रहे हैं कि जिस तरह कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, जिस तरह काम किया जा रहा है, उससे ये देर शाम तक न केवल पूरा होगा बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जिनसे हमारी बातचीत हुई, मिस्टर अर्नोल्ड है जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, मिस्टर क्रिस है लंदन से आए हैं, उनसे सुबह भी हमारी बात हो रही थी। उनका कहना था कि जिस तरह की भारत की सरकार और यहाँ के जो अभियांत्रिकी विशेषज्ञ हैं और राज्य और केंद्र का जो कोऑर्डिनेशन इस टनल के मामले में हमने देखा, मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा कि इस तरह भी कोई राज्य केंद्र की एजेंसियां और देश के प्रमुख व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है वो पल पल की जानकारी लेके अपडेट दे रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को न केवल खुशी जताई बल्कि पहले जो प्रगति रिपोर्ट है उसको लेकर भी संतुष्टि जताई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी जुड़ने के लिए, और हम आपके जरिए जल्दी ही अच्छी खबर सुनना चाहते हैं और फिर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे लगातार। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की अशोक गहलोत ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। खोलेंगे इसकी परतें इसी चर्चा में। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत आक्रामक प्रचार कर रही है। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही हैं। लोकतंत्र में लोगों से संवाद का यह महापर्व है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत बीजेपी के आक्रामक प्रचार पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, अब अशोक गहलोत दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। गहलोत ने कहा, बीजेपी ने तो पूरा धावा बोल रखा है।
जानकार मानते हैं कि एक कार्यकर्ता की भांति पीएम बिना थके रुके लोगों के बीच पहुंचने का जज्बा रखते हैं और गहलोती से आक्रामक प्रचार मानते हैं। अशोक गहलोत की चिंता वैसे वाजिब है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने भी प्रचार में पिछले हफ्ते से मोर्चा संभाला है, जबकि बीजेपी की रैली तो अगर देखिए तो चुनाव घोषणा से पहले से ही होती रही है। खुद पीएम मोदी ने 11 बड़ी जनसभाएं और 2 रोड शो किए हैं, जबकि इतनी ही रैली गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी की है। राहुल गांधी की बात कीजिए, प्रचार में नहीं आना चाहते थे या फिर गहलोत ने उनकी जरूरत नहीं समझी, ये एक अलग बात है, लेकिन चुनाव के आखिरी हफ्ते में राहुल ने एंट्री ली है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता पॉलिटिकल टूरिज्म पर प्रचार में निकलते हैं, जबकि बीजेपी नेतृत्व तो सतत यानी हमेशा जनता के बीच ही होते हैं। अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह प्रचार को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, लेकिन यह सवाल उठता है अशोक गहलोत से भी कि बेतहाशा घोषणा करते रहे, उसी दौरान लोगों के बीच वो भी पहुंच सकते थे, प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। घोषणा पर घोषणा करते रहे। बीजेपी के राज्य नेतृत्व की परिवर्तन संकल्प यात्रा ने 9000 किलोमीटर का सफर तय किया और 200 विधानसभा यानी सारी विधानसभा क्षेत्र को कवर कर लिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, राजस्थान में भी। तो अशोक गहलोत उसे अपनी कामयाबी के तौर पर मानते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा रही वो कांग्रेस की कामयाबी रही। बीजेपी को भरोसा है कि प्रदेश की जनता का पीएम मोदी से खास लगाव है और 2014 या 19 देखिए तो ये बात सही है कि राजस्थान ने सभी सीटें बीजेपी की झोली में ही डाली थी, 25 की 25। अशोक गहलोत का भरोसा अपने समाज कल्याण के स्कीम पर है, लेकिन आला कमान के खिलाफ विद्रोह के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने रहे और पार्टी में अंतर्विरोध उनकी बड़ी समस्या रही है। तो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की सक्रियता विपक्ष के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि पीएम लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का इसे मौका के रूप में लेते हैं। वो पूरी जानकारी देते हैं कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजस्थान में व्यापक प्रचार प्रसार किया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव दानी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी भी कह रही है कि हाँ, हमने बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार किया है, लेकिन सवाल है कि अशोक गहलोत को क्या आपत्ति है इससे। इसी पर चर्चा करेंगे। जोड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में अरुण शर्मा जी, राजस्थान। अरुण शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अरुण शर्मा जी आपका हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भी किसी प्रवक्ता को ज़रूर जोड़ लें, लेकिन मैं फिलहाल चर्चा को विस्तार देता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, क्या दिक्कत है? क्या मतलब अशोक गहलोत जी को ये प्रचार क्यों खटक रहा है आखिर? अगर भारतीय जनता पार्टी, जो अभी खुद अमित शाह कह रहे थे कि हाँ सच बात है कि हमने लगभग सभी जगह पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये अभियान चलाया, तो आखिर अशोक गहलोत इसे आक्रामक प्रचार क्यों मानते हैं? क्या दिक्कत है? लाल जी, मैं आपके ही रिपोर्ट से आता हूं और आज देखिए चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है। शाम 5-6 बजे के बाद लगता है कि चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और ये जोर शोर और ये सारी चीज़ें जो अशोक गहलोत की शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी। आज राहत मिल जाएगी। लेकिन ये जब हम देखते हैं कि जब हम ये लोकतंत्र का ये महापर्व कहते हैं और लोकतंत्र के पर्व में ये एक अवसर होता है किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी नेता के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं और अपनी बात कहें, अपनी बात रखें। यही तो लोकतंत्र की खुशबू, ये खूबसूरती है। बेशक। आज अमित शाह की आप जब बात कर रहे थे और उनका साउंड बाइट दिखा रहे थे, तो अमित शाह ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जयपुर में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने चुनाव प्रचार की और सारी चीज़ों का उन्होंने एक ब्यौरा रखा है। ये आप इस तरह से मान सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी की जो तैयारी है और बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है उसका जो डायमेंशन और उसकी जो व्यापकता अमित शाह ने रखी है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष के लोग अगर चुनाव हारते हैं और ईवीएम पे सवाल उठाते हैं
तो उनको कम से कम इसकी व्यापकता और इसके चुनाव प्रचार में अपने सारे नेताओं, अपने स्टार प्रचारकों को किस तरह से झोंकते हैं, इवन की इंक्लूडिंग पीएम, उनसे भी थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। आज ही देखिए, आज के अखबारों में, खासकर अंग्रेजी दैनिक में अशोक गहलोत का इंटरव्यू छपा है जी। तो उनका पहला जो हेडिंग लिखा है उसमें अशोक गहलोत ने कहा है कि इसने पूरा धावा ही बोल दिया है। तो ये जब आप धावा बोलना कहते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको ये बात, जो प्राइम मिनिस्टर की जो इतनी रैलियां हुई है, इतना रोड शो हुआ है, 4-4 घंटे का, आप ये देखिए 4-5 किलोमीटर का बॉर्डर, या बीकानेर हो, चाहे आप जयपुर में आपने रोड शो देखा, आपने खुद रोड शो कवर किया है। तो ये रोड शो के जो उमड़ी हुई भीड़ है, ये लोगों की जो आपने देखा उत्सुकता, और लोगों के जो हाथ लहराते हुए, एक एक हर बुजुर्ग से लेके और छोटे बच्चे तक, वो पीएम मोदी के उस रोड शो में जिस उत्साह से और जिस आप कहिए कि अपनत्व से वो सामने में खड़ा हुए थे उनके स्वागत में, तो डेफिनेटली से आप कह सकते हैं कि सत्ता में रहे अशोक गहलोत को ये बात की चिंता सताएगी कि उनके सत्ता में रहने के बावजूद, और उनका गारंटी यात्रा भी वो भी निकाले थे, और पिछले 15 दिन से या 20 दिन से मुझे लगता है कि गारंटी यात्रा पे अशोक गहलोत भी निकले हुए हैं। लेकिन जब अमित शाह कहते हैं कि हमने 9000 किलोमीटर का ये परिवर्तन यात्रा निकाल के 200 कंस्टिट्यूएंसी को वहाँ के लोगों से मिलके और वहाँ के चीज़ों को फीडबैक लिया है, और अब उसी फीडबैक के हिसाब से हमने अपनी तैयारी की है, तो डेफिनेटली अशोक गहलोत की चिंता स्वाभाविक है। ठीक है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता अरुण शर्मा जी से, और श्याम झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत श्याम जी। पहले मैं ज़रा अरुण जी के पास ही चलता हूं कि आखिर भाई चिंता किस बात की है और क्यों वो बोल रहे हैं कि एकदम धावा ही बोल दिया है। अरुण जी, हम यही समझना चाहते हैं आपके ज़रिए कि सीएम अशोक गहलोत जी की चिंता क्या है, क्योंकि चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हाँ, हमने पूरे 200 क्षेत्रों में जाकर के गहन संपर्क किया है, तो आखिर क्या दिक्कत है अशोक गहलोत जी को? अरुण जी से हम संपर्क करेंगे, फिलहाल लगता है कुछ ना कुछ उनसे संपर्क टूटा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अरुण जी के साथ जुड़ें, बल्कि अरुण जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अरुण जी से हम लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल श्याम झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सीएम अशोक गहलोत की चिंता को सीधे श्याम जी के पास रखता हूं। श्याम जी, क्यों कर रहे हैं आप इतना धुआंधार प्रचार और क्यों बोल रहे हैं अशोक गहलोत के ऊपर धावा? जी देखिए, ये जो धावा है अशोक गहलोत की जो कुशासन के जो पासदान है उस पर धावा है। जिस प्रकार से बेरोजगार जो बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, जिस प्रकार से 19 पेपर 5 साल में लीक हुए, एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जो पूर्ण रूप से सफल हो गया हो। जो बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार का कुठाराघात हुआ, पेपर नीलाम हो गए बाजार में, और बेरोजगार परीक्षा की तैयारी करता रहा, लाखों रुपए खर्च करके घर की जमीन किसान अपने बेच के बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराता रहा, और पेपर नीलाम हो गए बाजार में। जिस प्रकार से किसानों को ऋण माफी का वादा किया था राहुल गांधी जी ने कि 10 तक गिनती करिएगा और किसानों का ऋण माफ हो जाएगा, 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, और 22,000 किसानों को अभी भी नीलामी का नोटिस मिला है। तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ लगभग 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिसमें लगभग 15,000 तो नाबालिग बच्चियां थी। तो ये सारी जो चीजें हैं, लगभग 2 लाख FIR दुष्कर्म के लिखे गए, जिसमें से 35,000 मामले बलात्कार के हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो निकल के आई हैं। खनन माफिया जिस प्रकार से हावी थे, ठीक है, तो तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं, गाड़ियां चढ़ा दी, और भ्रष्टाचार चरम तक। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी दफ्तर में, सरकारी सचिवालय में करोड़ों रुपए और 2 किलो सोना मिलता है। ठीक सारी जो घटनाएं हैं, आपको लगता है कि इन सब मुद्दों को उठाने के लिए प्रचार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात है, पेट्रोल डीजल की कीमत की बात है, दलितों के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार, तुष्टीकरण, ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं। ठीक है, अरुण शर्मा जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि क्या दिक्कत है, क्या अशोक गहलोत जी को क्यों घबराहट हो रही है अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को उठा करके प्रचार कर रही है जोर शोर से? तो देखिए, अशोक गहलोत जी को या यहाँ कांग्रेस सरकार को
कोई भी घबराहट और बौखलाहट नहीं है। और अगर घबराहट बौखलाहट ढूंढनी है तो उसका एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। उसका एड्रेस है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। जिस तरीके का बोल निकल रहे हैं यहाँ, बिल्कुल नकारात्मक प्रचार है, नकारात्मक प्रोपेगेंडा है। कोई इसमें विकास की किसी भी कार्य की कोई बात नहीं चल रही है। ना ये इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये अगर सत्ता में आने का ख्वाब देखते हैं तो ये क्या क्या करने वाले हैं राजस्थान में। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि बरसों बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने राज्यों के इन चुनावों में नैरेटिव सेट किया है और भारतीय जनता पार्टी उसको अब मजबूरी में फॉलो कर रही है बड़े कमजोर तरीके से। अच्छा, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो सिलेंडर 1100 रुपए का पूरे देश में मिल रहा था और राजस्थान में पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सिलेंडर की योजना सब्सिडी की घोषित की और 500 रुपए का सिलेंडर देके दिखाया, उसके बाद से ये सिलसिला चालू है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कहती है 450 में देंगे, राजस्थान में भी अब उन्होंने वादा किया है 450 रुपए का देंगे। कल तक तो आप इनको रेवड़ियां कह रहे थे। अगर आपकी इन सारी बातों को मान लिया जाए तब तो बीजेपी के प्रचार से घबराने की जरूरत ही नहीं है। लौटा तो सही, अब तक तो वो अंबानी अडानी की सेवा में ही जुटे रहे। पहली बार अब रेवड़ियां कहना उन्होंने बंद कर दिया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको फॉलो करें, लेकिन लकीर इतनी लंबी है दोस्तों कि बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी। लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। पहले दिन से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये सरकार छू मंतर हो जाएगी। हाँ। आपको 10 साल हो गए शासन में आए हुए प्रधानमंत्री, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, ये कांग्रेस को कोसने का कार्यक्रम कितनी सदियों तक चलाना चाहते हैं। आप अपनी बात करिए, कांग्रेस को मतलब इनके माता पिता को। चलिए, आपकी बात आ गई, मैं फिर आपके पास लौटूंगा आपके पास फिर से। ठीक, लौटूंगा फिर से। विनोद जी, तारीख में आज की स्टेज पर अरुण जी लौटूंगा आपके पास। विनोद जी, जो बात अरुण जी कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास ये उपलब्धियां हैं, वो हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, तो हमें तो घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन सवाल ये कि तब फिर सीएम अशोक गहलोत के बयान को कैसे समझा जाए, किस संदर्भ में लिया जाए। जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि धुआंधार प्रचार करते हैं, धावा बोल रहे हैं, फिर उनके बयान को हम कैसे समझें अगर अरुण जी की बात को हम मान लें कि नहीं ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अरुण जी अपनी पार्टी की बात रख रहे थे और मजबूती से रख रहे थे। हाँ। तो हम उनकी बात को किसी तरह से ये नहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनकी बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो कही है अपनी बातों में, अपनी चर्चा में, नैरेटिव की बात उन्होंने कही है कि अशोक गहलोत ने नैरेटिव बनाया और बीजेपी उस नैरेटिव का जवाब देने के लिए वो इस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रही है। तो जरा उनको मैं थोड़ा सा उन्हीं के राजस्थान का ही डेटा दिखाऊं कि जो बात वो गैस सिलेंडर का कर रहे थे। अभी आप ये देखिए कि जो सेंटर की तरफ से सारे स्टेट के लेके उज्ज्वला स्कीम में जो भी हितधारक है उनका गैस सिलेंडर कितना में मिलता है ये उनको पता है। कि अगर उसमें 300 रुपया, उसके बाद 200 रुपया उज्ज्वला के जो स्कीम के हितधारक हैं उनके लिए वो गैस का रिबेट सेंटर से मिला था। ये क्रॉस पूरे सारे स्टेट में है। तो क्या ये अशोक गहलोत साहब का नैरेटिव था? और उसके बाद जो वो दे रहे हैं उसमें शायद उनको पता होगा, हमसे ज़्यादा पता होगा कि उसमें उन्होंने राइडर लगाया है। तो अब वो जो राइडर है वो राइडर ये है कि आप जब गैस लेने जाएंगे, जो राज्य सरकार का ये दावा है, जबकि वहाँ 500 से 600 रुपये में खुद उज्ज्वला स्कीम में गैस सिलेंडर मिल रहा है सेंटर की स्कीम से। जी। लेकिन जब वो राइडर लगाते हैं तो आप ये बताइए कि तो कितने लोगों ने माइग्रेट किया हुआ है, कहाँ, यहाँ से लेके बिहार से लेके पश्चिम बंगाल से लेके लोग अपना अपना काम करने राजस्थान गए हुए हैं या राजस्थान के लोग कहीं बाहर गए हैं। तो इस राइडर में आधार कार्ड क्यों है? उनका आवासीय प्रमाण पत्र का क्यों है? तो शर्मा जी ये सब राइडर जब आप डालते हैं कि आपकी इन सब चीज़ों का जो अशोक गहलोत का दावा है कि उनका जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उस स्कीम के बदौलत उन्होंने ये गारंटी यात्रा निकाली है और उनकी पॉपुलरिटी का वही कारण है। तो आप बताइए कि 25 लाख का आपने चिरंजीवी योजना की बात की थी और जैसे ही राहुल गांधी ने एक सभा में बात कही कि हम 25 लाख जो है वो भी कम लगता है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 1 घंटा के अंदर में सीएम अशोक गहलोत ने 50 लाख का घोषणा कर दिया।
जी जी। अब 25 लाख का जो आपका चिरंजीवी योजना है उसका एक लिस्ट अभी आप डीडी न्यूज के सामने में रख सकते हैं कि इतने वर्षों में आपने कितने लोगों को 25 लाख बांटा है। ठीक है। तो ये जब आप फ्री रेबड़ी की बात करते हैं और तो भी लोगों को इस बात का अंदाजा है कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है और तब अगर आप घोषणाएं किए जा रहे हैं तो शायद आज अशोक गहलोत को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि पीएम ने यहाँ धावा बोल रखा। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी, मैं अभी आपने अरुण जी को जरूर सुना होगा, उन्होंने तमाम लिस्ट गिनाए कि भाई हमारे नाम ये उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां हैं, हम क्यों घबराएंगे, हम बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं। घबराहट अगर ढूंढनी हो तो उसका पता भारतीय जनता पार्टी है। तो ये बताइए कि आप इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं तो घबरा कर उठा रहे हैं या फिर आप अपना प्रचार कर रहे हैं अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए? देखिए, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं राजस्थान की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और वो कोई आज नहीं उठा रहे हैं। हम पहले दिन से, सरकार जब से कांग्रेस की आई है तब से जनता के बीच में है। 365 दिन काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कोई ये चुनावी पार्टी नहीं है। और चुनाव के अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, साल भर जनता के बीच रहती है। शुरू से मुद्दे उठा रहे हैं। और रही बात घबराहट की और बौखलाहट की, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हताशा है कांग्रेस में और किस प्रकार की हताशा में बदजुबानी और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हार का जो हताशापन है वो इस तरह से उभर के आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द तक बोलने पे उतारू हो गए। इस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोला। मैं पूछना चाहूंगा इनसे, 1987 का वर्ल्ड कप था हॉकी का, जब भारत एक साथ से वर्ल्ड कप हारी थी, उस समय इंदिरा गांधी जी और राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी दोनों वर्ल्ड कप देखने के लिए वो स्टेडियम में बैठे थे और इंडिया वर्ल्ड कप हारी। हम समझ गए, वो उनके लिए भी वही शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे। बेतुका बयान था, अब उस पर क्या और ज्यादा चर्चा करना, छोड़िए उसको, है ना, क्योंकि उस बयान पर हम लोग पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। अरुण जी के पास मैं चलता हूँ। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराहट का पटा तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि हमने ये देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर राजस्थान को फोकस किया, जनसभाएं की, रोड शो किए। क्या अशोक गहलोत जी के बयान को हम उसी संदर्भ में समझें कि उनको लगा कि पीएम ने बहुत ज़्यादा चुनावी कार्यक्रम कर दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने बताया ना, राजस्थान में ये पहले दिन से आयातित कार्यक्रम है। पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लोकल बीजेपी को पेश किया। पहली लिस्ट जारी होते ही लग रहा था कि लोकल नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। 7 सांसद इन्होंने उतारे हैं। वो शायद स्पेयर में होंगे दिल्ली में, उनको कोई काम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने विधायक के चुनाव में उनको उतारा। ऐसा इन्होंने मध्य प्रदेश वगैरह में भी किया है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वहां भी किया है। आयातित किए दूसरे राज्यों से, उनको पूरे राजस्थान में बिछाया गया। वो फीडबैक ले रहे थे कि किसको चुनाव लड़ाना चाहिए। और ये तो एक अच्छी बात है ना, अगर पार्टी इस तरह तैयारी जवानी की बात कर रहे थे। आप ये देखिए इनके प्रत्याशी क्या क्या बोल रहे हैं इस चुनाव में। हमने कोई नकारात्मक चुनाव नहीं किया है। ये प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था कि बटन ऐसे दबाओ कि फांसी लग जाए इनको। एक इनका कैंडिडेट कह रहा है कि फांसी लगने की बात हो रही है, उनको फांसी लगने की बात हो रही है जिन्होंने गला काटा है जी। उनको फांसी लगने की बात हो रही है जिन्होंने दूसरे का गला काटा है। फांसी कौन लगाएगा सर? केस एनआईए के पास है। राजस्थान पुलिस का तो इतना ही दायित्व था कि 4 घंटे में इन आतंकियों को पकड़ के उन्होंने एनआईए के सुपुर्द कर दिया। किस तरीके की भाषा है ये? तो आपको लगता है कि नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं, है ना? है जी। आपको लगता है कि नकारात्मक प्रचार हो रहा है बीजेपी की तरफ से? एब्सोल्युटली। वो मतलब छूमंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसको आप सकारात्मक नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है। इनका एक कैंडिडेट कह रहा है हमें जूता चलाना आता है, हमें गोली भी चलाना आता है। कोटा का एक कैंडिडेट कह रहा है कि हम
कांग्रेस प्रत्याशी की टांग तोड़ देंगे। हाँ। जिनकी टांग चलिए, ऐसी टूटनी है, बदजुबानी उनकी का पार्टी तो कम से कम 80 साल है, समर्थन नहीं जिनको करेगी। तोड़नी कोई भी वो पार्टी 40 ऐसी साल बदजुबानी के का समर्थन नहीं कौन सी करेगी, संस्कृति चाहे की बात कांग्रेस ही करते क्यों न हैं? रहे, है ना। ठीक, मैं लौटता हूं। विनोद जी, जो अभी अरुण जी कह रहे हैं कि देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रचार हो गया इनकी तरफ से, तो ऐसे में आप ये बताएं कि क्या प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहां पर व्यापक कार्यक्रम किए, व्यापक जनसभाएं की, रोड शो किए, क्या अशोक गहलोत जी के बयान को अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अरुण जी डिफेंड करेंगे, अरुण जी को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान को बहुत ज़्यादा फोकस किया और गहलोत जी के बयान को हम उसी संदर्भ में समझ सकते हैं? नहीं, लाल जी, सीधी बात है कि उनका जवाब देने के लिए तो बीजेपी प्रवक्ता देंगे। हाँ। लेकिन अरुण जी जिस तरह से कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे थे कि बीजेपी के लोग किस तरह से निगेटिव और किस तरह से बात कर रहे थे, तो मैं उनको जस्ट एक याद दिलाना चाह रहा हूँ। अगर पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं में वहाँ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, महिलाओं के जो रेप की घटना जो बता रहे थे, डेटा भी दे रहे थे आपको बीजेपी प्रवक्ता, तो आप अगर विधानसभा के पटल पे रेप के किसी केस की चर्चा में अगर अरुण जी के ही विधायक कोई कहते हैं इस बात को कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश, हाँ। तो आप ये बताइए कि उसमें जब अपोजिशन विधायक नहीं है, वो शांतिलाल रैली में अगर पीएम जाएंगे, हाँ, तो क्या इनके नेताओं के बयान का सपोर्ट करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे कि वो इस बात के लिए शर्म करवाएंगे कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है? तो आखिर सी बात में अगर इतनी सी बात अगर आपने इस बात को सचेता रहता कि राजस्थान में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, दलितों के साथ अत्याचार है, इतने दंगे हुए हैं इस बीच में, तो योगी आदित्यनाथ जाके जब अपने बुलडोजर की बात और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आपको इस बात के लिए क्यों दिक्कत है? उन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर करके दिखाया है, दुनिया के सामने दिखाया है कि यूपी में पिछले 6 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। तो ये योगी की कामयाबी है, आपको इस कामयाबी से सीखनी चाहिए थी। आप इसको निगेटिव कैंपेन मानते हैं। आपकी बात अपना बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन सिंपल सी बात आपको मैं इतना बता रहा हूँ। तो बीजेपी के प्रवक्ता, पार्टी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप पीएम मोदी की बात करते हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन, उनके रोड शो पे कहते हैं, अशोक गहलोत कहते हैं इंटरव्यू में कि ये धावा बोल दिया है, तो ये पीएम मोदी लगभग लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, चुनाव प्रचार को वो ये अपना मौका देखते हैं जिसमें वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। ठीक है। अशोक गहलोत को क्या दिक्कत थी कि अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड रखने के बजाय आज वो गारंटी कार्ड में अपने पुराने वादे पूरे किए ना किए उसका तो बीजेपी प्रवक्ता कहेंगे, लेकिन इस बार उनकी 200 घोषणाएं की लिस्ट है। क्यों है? अगर उन्होंने 5 साल में पूरे किए होते तो ये कॉन्फिडेंटली वो कह सकते थे कि हमने जो किया है उसे पूरा किया है। ठीक है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं श्याम जी राजस्थान में, ऐसा अरुण जी का आरोप है कि भाई वो इस तरह का नेगेटिव प्रचार क्यों कर रहे हैं कि वो चाहे वहाँ पर तुष्टीकरण की बात हो, चाहे वहाँ पर तमाम तरह के जो कानून व्यवस्था की बात हो उसको लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नकारात्मकता फैला रहे हैं वहाँ? देखिए, अरुण जी की बातों से ऐसा लगता है कि वो अगर कत्ल भी कर दे तो मंजूर और हमारी भी इनको नागवार गुजरती है। ये तो वो सारी चीजें कर चुके हैं जो हम कह रहे हैं। आज देखिए किस प्रकार से करौली में दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, किस प्रकार से उदयपुर में कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया। और आप देखिए रामनवमी और गणेश उत्सव पे सभाओं में रोक लगा दी गई, कांवड़ यात्राओं के लिए रोक लगा दी गई और पीएफआई की रैली के लिए परमिशन दे दी जाती है, तो तुष्टिकरण तो है, स्पष्ट दिखता है। इस प्रकार से कन्हैया लाल के जो परिवार है आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहा है जो घोषणा की गई थी, और किस प्रकार से 1 घंटे के अंदर वर्ग विशेष को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दे दी जाती है। तो ये तो है। और जिस प्रकार से ये हताशा भरा बयान अशोक गहलोत जी का आया है, अरुण जी का काउंटर, स्पष्ट है कि वो अरुण जी का काउंटर, मान चुके हैं, हार मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। अरुण जी जब ये सब चीजें हुई है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई ये सब चीजें तो हुई है तो हम मुद्दे को उठा रहे हैं, इसमें क्या नेगेटिविटी है, क्या नकारात्मक? देखिए सर, मैं आपको बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी उठा रहे हैं जी, जैसे कन्हैया लाल जी का
दुख होना चाहिए उस केस के लिए, पर ये लगभग सेलिब्रेट करते हैं, उसको यूज कर रहे हैं इलेक्शन में। अच्छा। मैं आपको कह चुका हूँ उस हत्याकांड को जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। उसको होने के 2 घंटे के अंदर अंदर दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। लेकिन सांप्रदायिक टकराहट की राजस्थान में कई घटनाएं हुई हैं, बात सिर्फ कन्हैयालाल की नहीं है। और इनके प्रचार का हाल ये है, सर मैं जयपुर में पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र करीब 60 साल है। ये लोग कह रहे हैं इस शहर में हिंदू पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, ये सफेद रंग की झूठ है। ठीक है, छोटा सा काउंटर श्याम जी आप छोटा सा काउंटर दीजिए। इनकी सारी योजनाएं यहाँ फेल हुई। श्याम जी का छोटा सा काउंटर लेता हूं। श्याम जी, भाईचारा और सद्भाव मैं ये बोलना चाहूंगा, श्याम जी से आगे बढ़ता रहेगा जैसे अब तक रहा है। ठीक, अरुण जी, अब श्याम जी का छोटा सा काउंटर। जयपुर में 2008 में बम विस्फोट हुए, क्रम से उसमें 63 लोग को कई मौत हो गई, कई घायल हुए। ठीक है। और हाई कोर्ट, ये बात हाई कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, क्योंकि इनकी लचर व्यवस्था की वजह से, लचर इनकी पैरोकारी की वजह से सारे के सारे आतंकी छूट गए, ठीक है। विनोद जी आपसे छोटी सी टिप्पणी मैं ये चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो हुआ वो हम उठा रहे, तो नेगेटिविटी कहाँ है? संक्षेप में बताइएगा विनोद जी। आप दोनों जरा सा रुकिएगा, विनोद जी की मुझे टिप्पणी लेनी। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी का तर्क जब हुआ तो हम उठा रहे, तो इसमें नेगेटिविटी कहाँ है? संक्षेप में बताइए। देखिए, दिक्कत क्या है कि इनकी दिक्कत क्या है कि इस बात को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अशोक गहलोत जो बात कह रहे थे, अशोक गहलोत को आज लग रहा है कि वो जिस तरह से केंद्र के अपने आला कमान के खिलाफ में बगावत की थी जी। तो आपको याद होगा लाल जी कि जो अध्यक्ष अभी वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो ऑब्जर्वर में गए थे। बिल्कुल। और अशोक गहलोत उनसे मिलने से भी मना कर दिया था। जी। ये अशोक गहलोत की अपनी जो रहा है वो तेवर, वो इसलिए रहा है कि उनको पता था कि कांग्रेस माने अशोक गहलोत होता है। और अब आप देख लीजिए, चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह में राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। जी। और राहुल गांधी पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में, और पहले दिन पहुंच के उन्होंने जो विवाद किया है वो भी राजस्थान के लोग देख रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप जब इस बात को जमत रहे हैं कि बीजेपी का एक ऑफेंसिव कैंपेन इसलिए होता है कि आपका जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सतह पे तय रहा है, और आपने बीजेपी को एक मौका दिया। प्रचार तो दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन अशोक गहलोत ने जो बयान दे दिया ना, उसने जरूर इस तरह के सवाल पैदा कर दिए कि क्या वो घबराए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, श्याम जी आपका भी जुड़ने के लिए, अरुण जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक में क्या जो जाति गणना वाली रिपोर्ट है वो गायब हो गई है या फिर गायब कर दी गई है, करेंगे इस पर बात। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई आज की एक और बड़ी रिपोर्ट की, और यह रिपोर्ट दक्षिणी राज्य कर्नाटक से है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार पर साल 2018 की जो जाति गणना रिपोर्ट थी उसको जारी करने के दबाव के बीच अब खबर तो ये आ रही है कि ओरिजिनल रिपोर्ट ही गायब हो गई है। ये बड़ा सवाल है कि कैसे ये रिपोर्ट गायब हो गई। जाति सर्वेक्षण राज्य कांग्रेस के अंदर भारी कलह की वजह बनी है, जबकि राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यों के चुनावों में जाति गणना पर जोर दे रहे हैं। तो डिप्टी सीएम DK शिव कुमार के विरोध के बावजूद सीएम सिद्धारमैया इसे जल्द ही सार्वजनिक करने का दावा किया करते थे, लेकिन अब तो खबर यह आ रही है कि ओरिजिनल कॉपी ही मिसिंग है। तो इस खबर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मिसिंग हो गए हैं या कर दिए गए। डीडी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कमीशन के अध्यक्ष हेगड़े ने बताया था कि हमारी रिपोर्ट बिहार से अलग है, ये सामाजिक स्थिति बताती है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर अगर देखिए तो कर्नाटक कांग्रेस के अंदर ही इसको लेकर जातीय विद्वेष बढ़ने का अंदेशा है और वहीं पर मतभेद है।
पार्टी के अंदर, कर्नाटक कांग्रेस के अंदर। 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक का नारा जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन यही मामला कर्नाटक में उनके पार्टी की जी का जंजाल बन गया है। आयशा खानम, हमारी संवाददाता बेंगलुरु से आयशा खानम जुड़ चुकी हैं, उनसे समझते हैं। सबसे पहले तो यही बताइए आयशा कि ये जो खबर आ रही है कि भाई रिपोर्ट गायब हो गई, तो चर्चा तो ये जरूर होगी राजनीतिक गलियारों में कि रिपोर्ट गायब हो गई या फिर करवा दी गई। जी देखिए, इस रिपोर्ट को लेकर, इस रिपोर्ट में जितने पन्ने हैं उतने विवाद खड़े हो गए हैं और हर रोज नया विवाद। और अब ये आरोप लग रहा है कि ये ओरिजिनल रिपोर्ट जो है वो गायब है। लेकिन हमने जब बात की अध्यक्ष से, बैकवर्ड कमीशन के अध्यक्ष से बात की, जयप्रकाश हेगड़े ने बताया कि रिपोर्ट सुरक्षित है, लेकिन हाँ इतना उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के कुछ पन्ने जो फंक्शनल वर्किंग शीट्स हैं वो गायब हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ पन्ने इस रिपोर्ट से गायब हैं और इस रिपोर्ट से कुछ पन्ने लीक भी हुए हैं, जिसकी वजह से राजनीति जमकर हो रही है। देखिए, जिस तरह से इस रिपोर्ट को 24 तारीख को पेश किया जाना था, सिद्धरामैया को सौंपा जाना था, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कह दिया कि कमीशन ने 1 महीने का और वक्त मांगा है। देखिए, कमीशन ने वक्त मांगा है या फिर खुद कांग्रेस ने कमीशन को कहकर वक्त बढ़ा दिया है, क्योंकि इस ऐसे समय में जबकि कांग्रेस में एक वर्टिकल डिवाइड बन गया है, एक दरार पड़ गई है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने एक पिटीशन लीड किया है जिसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर लिए हैं, सिग्नेचर कैंपेन उन्होंने चलाया है और खुलकर उन्होंने ये बयान दिया कि क्यों वो इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा ना लें, क्योंकि इस रिपोर्ट में कई खामियां हैं, इसलिए ये रिपोर्ट टेक्निकली गलत है। तो ये वर्टिकल डिवाइड कांग्रेस में नजर आ रहा है। तो ऐसे में कुछ लोगों ने ये कहा कि कहावत है कन्नड़ा में, कर्नाटक में, कि किसी का घर जलाने के लिए अगर पल्लू में जलता हुआ कोयला बांध कर ले जाया जाए तो ये जो है किसी का घर जलाने के साथ साथ खुद को भी जला सकता है। तो ये ठीक वही स्थिति यहाँ पर कर्नाटक में बनती हुई नजर आ रही है और ये रिपोर्ट सिद्धरामैया के गले में एक जलता हुआ कोयला की तरह ही साबित होती जा रही है। 4 तारीख को सदन शुरू होने वाला है, विंटर सेशन, और 4 तारीख को सिद्धरामैया तैयारी कर रहे थे कि इस रिपोर्ट को सदन में पेश कर दे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने, कांग्रेस के आला नेताओं ने इसका विरोध किया और कांग्रेस को इस बात का भी डर था कि अगर ये रिपोर्ट 24 तारीख को सौंप दी जाती है या फिर सदन में पेश की जाती है तो इसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनाव जो हैं उसके नतीजों पर बहुत भारी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट पर लगातार सस्पेंस बना के रखा गया है। लेकिन खास बात ये भी है लालचंद, की जिस तरह से राहुल गांधी इस रिपोर्ट को लेकर ये कह रहे हैं कि जितनी संख्या, जितनी आबादी उतना हो, तो इस रिपोर्ट में अगर ये माना जाए कि दलितों की और अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, तो क्या राहुल गांधी, बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं जी, इन तमाम वर्गों को लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे? लेकिन ये बड़े सवाल, बिल्कुल ये सवाल, तमाम सवाल उठ रहे हैं और रिपोर्ट के गायब होने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए आयशा आपका इस खबर पर। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद रिपोर्टर की डायरी के आज के पन्ने। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बारी रिपोर्टर डायरी की। भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में भी हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बैन करने की मांग की है। इस मामले पर और प्रकाश डालने के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज का विश्लेषण।
बिहार की सियासत हमेशा सुर्खियां बटोरती है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के लोगों की नजरें बिहार की सियासत पर टिकी होती हैं। इस बार बिहार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी हलाल सर्टिफिकेशन से युक्त जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स पर बैन किया जाए, उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि ऐसे जो इस्लामीकरण करने की कोशिश जिन प्रोडक्ट्स की जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं बैन करने में कामयाबी मिल सके। वहीं पर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान पर कड़ा प्रतिवाद किया है, पलटवार किया है और कहा है कि हम विकास करते हैं और गिरिराज सिंह इसी तरह की बातें करके कहीं ना कहीं लोगों को झांसे में लाने की कोशिश करते हैं। अब देखना होगा कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो सियासत यहाँ गरमाई है उसका क्या कुछ परिणाम निकलता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल हलाल सर्टिफिकेशन सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। डायरी का अगला पन्ना। मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच रहे हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी हमारे संवाददाता अजय मिश्र की रिपोर्टर डायरी से। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए जानी जाने वाली मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच रहे हैं और उससे पहले आएंगे कृष्ण जन्मभूमि। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। करीब 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और अनेक जिलों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए हैं। 19 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों का जायजा लिया है और संतुष्टि जताई है। स्पष्ट तौर पर यह माना जा रहा है कि आज बहुत ही पवित्र दिन है, देवोत्थान एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है। आज तुलसी विवाह के महोत्सव का और इस अवसर पर भारी संख्या में लोग कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो 4 प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर, आदिकेश्वर मंदिर, उसके बाद योग माया मंदिर और भगवान श्री कृष्ण का कारागार, जन्मस्थान, गर्भस्थान जिसे माना जाता है, और उसके बाद भागवत मंदिर जो बाद में बनाया गया, यहाँ पर जाएंगे और वो पूजा अर्चना का कार्यक्रम करीब 20 से 25 मिनट का हो सकता है। ये ऐतिहासिक यात्रा को लेकर के यहाँ पर जनता में बहुत भारी उत्साह है और ये माना जा रहा है कि बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिसकी मंजूरी अब हाई कोर्ट से भी मिल चुकी है। कैमरामैन ललित के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, मथुरा। जैसा अजय कह रहे थे, आज देव उठावनी एकादशी है तो साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। इस पर सुनते हैं हमारी सहयोगी वैशाली का विश्लेषण। शादियों का मौसम हमारे देश में उत्साह के साथ आता है। दिवाली के त्योहार की धूमधाम के बाद शादियों का आगमन हर कोने में चारों ओर रंग बिरंगी खुशियों की लहर लेकर आता है। शादी की तैयारियों का आयोजन, संगीत, रंग बिरंगे कपड़े और शोर शराबा के माहौल में एक अलग ही मजा होता है। शादी के सीजन में एक अलग ही माहौल होता है जिसमें हर कोई एक दूसरे की खुशियों का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक होता है और ठंड में शादी का मजा तो अलग ही आता है। नवंबर दिसंबर की धीमी ठंड में गरम गरम पकवानों की खुशबू अलग ही माहौल बनाती है। दिल्ली की धूमधाम के बाद अब शादियों का शुभ मौसम का आगाज आज से हो रहा है। गौरतलब है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार 23 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक देश भर में लगभग 35 लाख शादियां होने जा रही हैं। जी हां, सही सुना आपने, 35 लाख शादियां। व्यापारी इस सीजन में बड़े व्यापार की उम्मीद रख रहे हैं और इस अवधि के दौरान लगभग 4,25,000 करोड़ रुपए का बड़ा खर्च होने की कयास लगाई जा रही है। और शादी की तैयारियों में बैंकेट हॉल, धर्मशाला, फार्म हाउस और केटरिंग के साथ ही घुड़चढ़ी के लिए घोड़ियों की डिमांड भी काफी जोरों पर है। और दिल्ली में शादियों का मजा दुगना करने और यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही जाम से निपटने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पिछले साल भी इस समय में लगभग 32 लाख शादी
शादियां हुई थी और उससे 3,75,000 करोड़ रुपए की रिटेल कारोबार हुई थी। अगर बात दिल्ली की शादियों की करें तो सिर्फ दिल्ली में ही इस सीजन में 4 लाख से ज्यादा शादियां होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। तो अब आप बताइए कि इन 35 लाख शादियों में से आपको कितनी शादियों का इन्विटेशन मिला है। रिपोर्टर डायरी की इन्हीं पन्नों के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।